गाजियापुर नाम के शहर में सुभाष और उसकी पत्नी कामना और सुभाष का छोटा भाई सुमित तीनों रहते थे। सुभाष शहर में किसी बड़ी कंपनी में काम करता था और महीने का लाखों कमा लेता था। हाल ही में सुभाष की शादी हुई थी। उसकी पत्नी कामना दिखने में हुस्न की बला थी। उसकी काली भंवरें, लचकी कमर, कोई भी मर्द उसे देखकर पागल हो जाए। और अकेले में जो अगर कामना के साथ कोई बैठ जाए तो किसी भी आदमी के रोम रोम अंदर तक बिगड़ने लगते थे। कामना को देखकर हर किसी का मन ललचा जाता था और वो उसके साथ वही सब करने की सोचता था। ऐसा ही कुछ हुआ सुमित के साथ भी। एक दिन सुबह सुबह कामना नहा कर आ रही होती है और अपने बदन पर सिर्फ तौलिया ही लपेट रखा होता है। जैसे ही कामना बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर उठाती है, तभी उसके कमरे में सुमित पहुंच जाता है और कामना को उस हालत में देखकर देखता ही रह जाता है। कामना की गुलाबी पंखुड़ी जैसे मीठे होठ, पतली लचकी कमर और उसका निखरता चेहरा, खुले हुए बाल। सुमित कामना को देखते ही एक पल के लिए भूल जाता है कि वो उसकी भाभी है। कामना और सुमित दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। तभी सुमित कमरे का दरवाजा बंद करता है और कामना की तरफ जाता है। कामना की सांसें तेज होने लगती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कामना 2 कदम पीछे हटती है। सुमित उसकी आंखों में देखकर उसके पास जाता है और कामना के कमर में हाथ डालता है। तभी कामना हल्की आवाज में बोलती है, देवर जी, आप ये क्या कर रहे हैं? इतने में ही वहां बाहर से सुभाष पहुंच जाता है और कामना को आवाज लगाते हुए बोलता है, कामना बाहर आओ। सुभाष की आवाज सुनते ही सुमित एकदम से होश में आ जाता है और कामना को छोड़ देता है। परंतु कामना सुमित को कमरे से भगा देती है और बेड पर रखी साड़ी को पहनकर बाहर आती है। बाहर आकर देखती है कि सुभाष एक नौकरानी को लेकर आया है। तभी वहां सुमित भी पहुंच जाता है और उसकी नजर उस नौकरानी पर अटक जाती है, क्योंकि नौकरानी इतनी सुंदर होती है कि वो बहुत ही कामुकता से भरी होती है। नौकरानी जान की हरी साड़ी पहनकर आई होती है और उसके ब्लाउज के ऊपर के 2 बटन खुले होते हैं। तभी सुभाष बताता है कि वो घर में काम करने के लिए नौकरानी को लेकर आया है और आज से वो घर का सारा काम करेगी। ये जानकर कामना भी खुश होती है और सुमित तो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरे को चले जाते हैं और सुभाष ऑफिस को। सुमित अपने कमरे में होता है। नौकरानी जानकी सुमित के कमरे में जाती है और बोलती है, मालिक साहब, दूध पियोगे? बहुत टेस्टी होता है। इतना कहकर वो अजीब हरकतें करने लगती है। दरवाजे पर चिपक कर खुद को रगड़ने लगती है। तभी जानकी का पल्लू गिर जाता है। सुमित की नजर तो जानकी के ब्लाउज के ऊपर ही अटक कर रह जाती है। इतना सॉलिड फिगर उसने आज से पहले किसी का नहीं देखा था। तभी सुमित जानकी से दूध लाने को बोलता है। कुछ देर बाद जानकी दूध लेकर आती है और सुमित को देती है। दूध देते ही सुमित के हाथ को इतनी कामुकता से छूती है कि सुमित का रोम रोम कांप जाता है। उसके अंदर के अरमान जागने लगते हैं। सुमित की जवानी फूट फूट कर निकल रही थी। वो जानकी को छूने के लिए पागल हुआ जा रहा था और फिर जानकी के हुस्न को देखकर तो उसने अपने होश ही खो दिए थे। जानकी दूध देकर अपनी कमर को लचकाते हुए कमरे से चली जाती है और सुमित फटाक से दूध पीकर बिस्तर के अंदर घुस जाता है। कुछ ही देर बाद सारा बिस्तर साइड में फेंक कर सुमित अपनी भाभी के कमरे में जाता है। वहां जाने के बाद वो कामना के अंडरगारमेंट्स यानी कि ब्रा और पैंटी को पकड़कर सूंघने लगता है। तभी अचानक वहां जानकी झाड़ू लगाने के लिए पहुंच जाती है और वो सुमित को उस हालत में देख लेती है और हल्का सा मुस्कुराने लगती है। जानकी को देखकर सुमित के पसीने छूटने लगते हैं। सुमित उसकी पतली कमर और नशीली आंखों में पूरी तरह से खो जाता है। फिर जानकी धीरे धीरे कदमों से सुमित के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ने के बाद जानकी पागलों की तरह से उसे चूमने लगती है। सुमित पूरा बहक जाता है। दोनों की सांसें गर्म हो जाती हैं। सुमित जानकी के बदन को चूमने लगता है।
सुमित जानकी को बेड पर लिटाकर गालों में गले में उसकी नाभि को चूमता है। तभी जानकी सुमित को साइड करती है और उसे उसी अवस्था में छोड़कर वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है। एक पल के लिए सुमित का मूड खराब हो जाता है और वो सब करते हुए उसे कामना देख लेती है। उस समय तो वो कुछ नहीं कहती, लेकिन शाम को जब सुभाष ऑफिस से घर लौटता है तो रात को कामना अपने कमरे पर उसे सब कुछ बताती है कि सुमित और नौकरानी के बीच क्या क्या हुआ था। सुनकर सुभाष को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। तभी कामना अपने बालों की लटों को उंगलियों में फंसाते हुए बोलती है, सुमित जवान होते जा रहे हैं, मुझे लगता है हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो वो जवानी के जोश जोश में कुछ गलत काम न कर दें। सुभाष कामना की बात सुनता है, लेकिन वो सुमित को अभी छोटा है बोलकर बात को टाल देता है और दोनों बिस्तर पर सो जाते हैं। अगली सुबह कामना सुभाष से बोलती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही है और अब तो सुबह टिफिन पैक करके उसे ऑफिस भेजने की भी चिंता नहीं थी, क्योंकि जानकी घर का सारा काम कर लेती थी। इस तरह कामना सुबह सुबह अपने मायके निकल जाती है। उसे मायके में 5 दिन बीत जाते हैं और वहां सुभाष को कामना की बहुत याद आने लगती है। दिन भर तो ऑफिस में होता, लेकिन घर आकर वो उदास होने लगता था और कामना को फोन करके घर आने को बोलता है। लेकिन कामना उसे मना करते हुए कहती है कि यहाँ मम्मी की तबीयत खराब है, वो जैसे ही ठीक होंगी वो वापस आ जाएगी। सुभाष कामना से कुछ नहीं बोलता और रात होते ही अपने कमरे में अकेला बैठ जाता है। एक रात जानकी सुभाष के कमरे में दूध लेकर जाती है। सुभाष से पूछती है, मालिक साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? उदास क्यों बैठे हैं? नहीं, कुछ नहीं। अरे मालिक साहब, मेम साहब मायके गई हैं, इसीलिए आप उदास बैठे हैं। मैं कुछ दिनों से रोज देख रही हूँ, आप रात को बड़े तन्हा हो जाते हैं। जानकी सुभाष को यूं ही बातों में लगाते लगाते बेड पर जाकर उसके बगल में बैठ जाती है और उससे उसकी दिल की बातें करने लगती है। दोनों के बीच बातें चलती हैं। कुछ देर में सुभाष उस दूध को पी लेता है। दूध को पीते ही सुभाष कुछ ही देर में नशे में हो जाता है और जानकी सुभाष के शर्ट के बटन खोलकर उसके साथ नाजायज संबंध बनाने लगती है। सुभाष के होठों को, छाती को चूमने लगती है। सुभाष पूरा बहक जाता है और जानकी उसका एक वीडियो भी बना लेती है। वीडियो को जानकी इस तरह बनाती है जैसे कि सुभाष उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हो। बदकिस्मती से सुभाष तो होश में ही नहीं था। सुबह होते ही सुभाष देखता है कि जानकी उसके बगल में सोई हुई है और उसके कुछ कपड़े भी खुले हुए हैं। ये सब देखकर सुभाष समझ नहीं पाता कि रात में हुआ क्या था। तभी जानकी की नींद भी खुल जाती है और वो रोने लगती है। रोते रोते जानकी सुभाष पर दोष लगाते हुए बोलती है, मालिक साहब, आपने मेरे साथ जबरदस्ती करके गलत किया है। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है, मैंने ये सब नहीं किया। सुभाष के कहते ही जानकी अपना फोन निकालती है और उसे वीडियो दिखाने लगती है। वीडियो दिखाने के बाद जानकी जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, अब अगर आपने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करी तो मैं ये वीडियो आपकी पत्नी को दिखा दूंगी। नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। इस वीडियो को डिलीट कर दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। कुछ पैसे? बाबूजी, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है, सोच लो। सुभाष बहुत ही टेंशन में आ जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। तभी सुभाष को कामना की कही बात याद आ जाती है। वो तुरंत जानकी से कहता है कि उसकी शादी वो अपने छोटे भाई से करवा देगा और उसकी जायदाद का हिस्सा जानकी के नाम कर देगा। इस बात को जानकी तुरंत मान जाती है और बड़ी चालाकी से सुभाष जानकी की शादी अपने छोटे भाई सुमित से करवा देता है और ये बात वहीं की दबी ही रह जाती है, कभी सामने नहीं आती। जानकी ने बड़ी चालाकी से सुभाष को फंसाया। ये सब उसका मास्टर प्लान था जो उसने घर में आने से पहले ही बना लिया था। जानकी एक कामुक नौकरानी से आगे बढ़कर कामुक पत्नी बन चुकी होती है जो अपने पति सुमित को चरम सुख रोज रात को देती है।